नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट में फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना क्या फायदेमंद है, या फिर कम जोखिम के लिए या फिर बेहतर रिटर्न के लिए डेट में निवेश करना क्या सही स्ट्रैटेजी है? तो आज हम डेट से जुड़े कुछ जोखिम, उससे जुड़े हुए रिटर्न के लाभ, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने वाले हैं। और पोर्टफोलियो प्लानिंग में डेट का क्या अहम रोल है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, सबसे पहले परिचय करा दे, कीर्तन शाह, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। कीर्तन, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। थैंक यू सो मच स्वाति फॉर हैविंग मी। तो आज हम कीर्तन से क्या शो में डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे डेट में निवेश के हैं कितने और क्या रिस्क, डेट में एलोकेशन का सही तरीका क्या है, अलग अलग जोखिम के निवेशक कहां करें निवेश, साथ ही समझेंगे क्या है लिक्विड, कोर और टैक्टिकल पोर्टफोलियो। कीर्तन, जो निवेशक होते हैं उनके मन में यही सवाल होता है, डेट तो बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट है, कहीं पर पैसे कहीं से मिले नहीं कि चलो डेट में डाल देते हैं, जोखिम भी कम है और रिटर्न भी ठीक ठाक मिल जाएगा। लेकिन क्या आजकल के सिनेरियो में ये सही करना, ऐसा करना सही है, स्ट्रैटेजी सही है, और क्या वाकई डेट रिस्क फ्री है? स्वाति, एक्चुअली होता ये है कि लोग जब इक्विटी में पैसा लगाते हैं तो उन्हें पता है कि इक्विटी में रिस्क है, पर डेट में लोगों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि डेट में कोई रिस्क नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। आज मान लीजिए निवेशक जो पिछले 3 साल से एफडी में निवेश कर रहे हैं, उन्हें 7 साढ़े 7% कमाने की आदत पड़ गई है एफडी से। तो अब अगर आप आज देखेंगे कोटक महिंद्रा या एसबीआई जैसी बैंक्स 5% के करीब एफडी में पैसा दे रही है इंटरेस्ट पे। अब क्योंकि निवेशकों को आदत है 7 साढ़े 7% एफडी में कमाने की और बैंक्स आज 5% दे रहे हैं, इसलिए निवेशक एफडी के बाहर ऑल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस ढूंढने जाते हैं जहां पर उनको वो 7 साढ़े 7% जैसा रिटर्न मिल जाएगा। वैसे में ही कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स या ऐसे ही कोई फिक्स्ड इनकम दूसरे इंस्ट्रूमेंट में जहां पर 7 साढ़े 7% मिल जाए, वहां लॉक कर देने पर निवेशकों को ये लगता है कि उन्हें उतना ही रिटर्न मिल गया जो पहले मिल रहा था और रिस्क तो है ही नहीं डेट में, पर ये बिल्कुल गलत है। अभी आप मान लीजिए थोड़े ही 2 साल पहले ही आपने डीएचएफएल की कॉर्पोरेट डिपॉजिट में पैसा लगाया होता, तो आपने देखा है कि कैसे वो पैसा आज अटक गया है, शायद आने के बहुत कम चांसेस है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मिसकंसेप्शन है लोगों का कि डेट में इन्वेस्ट करना बहुत ही ईजी है और उसमें कोई रिस्क नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही चीजें पॉइंट आउट की हैं कि लोगों का ये सोचना और धारणा बिल्कुल सही नहीं है कि डेट बिल्कुल रिस्क फ्री है। अब कितने तरह के रिस्क होते हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेनली 3 तरह के रिस्क हम जिस पर चर्चा करेंगे कीर्तन आपसे, एक एक करके हम चाहते हैं कि आप बताएं और उसका मतलब क्या है वो भी थोड़ा सा सिंपल अंदाज में हम चाहते हैं हम आप दर्शकों को बताएं। एक तो क्रेडिट रिस्क का डर बहुत होता है निवेश में, दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क का डर होता है खासतौर पर डेट की जब हम यहाँ एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, और तीसरा लिक्विडिटी रिस्क। तो ये तीनों ही रिस्क क्या हैं, डेट में कैसे काम करते हैं, और निवेशक को क्या खास ख्याल रखना चाहिए इन तीनों ही रिस्क को लेकर? स्वाति, अगर आप पहला रिस्क देखें जिसे आप क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क भी कहते हैं, उसका मतलब है कि आपने पैसा लगा दिया, उसके बाद या तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिला या आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं मिला, उसे आप क्रेडिट रिस्क कहेंगे। ये जो हमने डीएचएफएल वाला एग्जांपल देखा, या 6-8 महीने पहले जो येस बैंक के परपेचुअल या 81 बॉन्ड्स में जो आज तक लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैसा वापस आएगा, ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आपके क्रेडिट या डिफॉल्ट रिस्क में आते, जहां पर पैसा लगाने के बाद या तो आपको आपका इंटरेस्ट या तो प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं मिला। दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिस्क है जिसे आप इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं, जो लोग मुझे लगता है काफी बार निग्लेक्ट कर देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे निवेशक देखे जिनको लगता है कि एफडी में कोई रिस्क नहीं है, पर मान लीजिए आज अगर आप एक एसबीआई के पास एफडी कराने जाते हैं, 5 साल की एफडी पे एसबीआई आपको तकरीबन 5.3% रिटर्न दे रहा है, पर क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स आज इतने नीचे है 5.3 पर,
शायद यहाँ से और नीचे जाने की एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। पर अगर आप 5 साल के लिए एफडी में पैसा रोक देंगे, तो पॉसिबल है कि अगले 5 साल में इंटरेस्ट रेट मार्केट्स में बढ़ जाएँगे और एफडी की ये सेम एसबीआई की रेट 2 साल, 3 साल बाद काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। पर क्योंकि आज आप उसे 5.3% में लॉक कर देंगे, ये भी एक रिस्क है, जिसे आप एक इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। और तीसरा है लिक्विडिटी रिस्क, जो समझने में काफ़ी आसान है कि आज आपने पैसा निवेश कर दिया किसी भी एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट में, कितना इमीडिएटली आपको पैसा विदाउट कोई पेनल्टी वापस मिल जाए, उसे आप लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। तो से फॉर एग्जांपल अगर आप एफडी में पैसा लगाते हैं 5 साल के लिए, पर 5 साल के पहले पैसा निकालने की आप कोशिश करेंगे, तो आपको एक छोटी-सी पेनल्टी लगती है। तो क्योंकि पेनल्टी लगती है, हम इसे कहेंगे कि इसमें लिक्विडिटी रिस्क है, क्योंकि इसने हमें इमीडिएटली पैसा तो दिया, पर जितना पैसा देना चाहिए उससे कम दिया, पेनल्टी लगा कर दिया। तो उसे आप लिक्विडिटी रिस्क कहेंगे। तो कोई भी निवेशक अगर फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करना चाहता है, मेरे हिसाब से क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी, ये तीनों रिस्क देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपने काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण पॉइंट बोला है कीर्तन। शायद लोग जो फिक्स इनकम स्कीम्स है या अलग अलग कैटेगरीज है डेट की, उसमें जब निवेश करते हैं तो इन रिस्क को ख्याल में नहीं रखते हैं, इनके बारे में सोचते नहीं हैं, जिसका आपने जिक्र किया। इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क और क्रेडिट रिस्क, ये तीनों किसी भी निवेशक के लिए समझना बेहद ज़रूरी है। मैं इनफैक्ट अलग अलग जो फिक्स्ड इनकम स्कीम्स हैं या फिर कैटेगरीज हैं, ऑप्शंस जो हैं इसमें, उनके कॉन्टेक्स्ट में ये रिस्क आपसे समझना चाहती हूँ। पहले एफडी, इसमें कौन कौन से रिस्क हैं जिसका निवेशक को ध्यान में रखना चाहिए? हालांकि आपने ज़रूर यहाँ मेंशन किया है, थोड़ा और डिटेल में अगर बताएं। कॉर्पोरेट डिपॉजिट, जो कि एक और काफ़ी पॉपुलर ऑप्शन है डेट कैटेगरी में, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसमें कितने और किस तरीके के रिस्क के लिए निवेशक को रेडी रहना चाहिए? स्वाति, देखिए, फिक्स डिपॉजिट में लोगों को ये तो पता है कि उनका पैसा 5 लाख रुपए तक पर अकाउंट सेफ है, राइट? तो उसमें मैं कहूँगा कि क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क उतना बड़ा रिस्क नहीं है। बट हाँ, फिक्स डिपॉजिट में 2 रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए, एक इंटरेस्ट रेट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। देखिए, 5 साल की एफडी में या 3 साल की एफडी में अगर आप मैच्योरिटी के पहले बाहर निकलना चाहेंगे, तो आपको एक पेनल्टी लगती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लिक्विडिटी रिस्क ज़रूर है उसमें। और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि आज अगर आप लंबे समय के लिए आपका पैसा लॉक कर देंगे, तो आपको वही 5% मिलते रहेगा अगले 5 साल तक। जबकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वो उछाल इंटरेस्ट रेट का आपको उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। पर जब आप कॉर्पोरेट डिपॉजिट की बात करें, मेरे हिसाब से उसमें तीनों रिस्क है। क्रेडिट रिस्क भी है, पॉसिबिलिटी है कि आपका पैसा शायद वापस ना आए, या तो प्रिंसिपल या तो इंटरेस्ट। आपने 2 एग्जांपल्स मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिए, डीएचएफएल और येस के। उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क वापस है। देखिए, आज अगर आप लॉक इन कर देंगे पैसा, राइट, और इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ जाते हैं, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क उसमें भी है। और तीसरा जो है लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क यहाँ पर भी है, क्योंकि आप मैच्योरिटी के पहले, ऐसा कहा जाता है कि ये कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वहाँ पर आप इन्हें बेच सकते हैं सेकेंडरी मार्केट्स में, पर लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में भी लिक्विडिटी रिस्क है, यानी तीनों रिस्क है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में फिक्स डिपॉजिट जैसा है, आपको ये तो पता है कि शायद आपका पैसा नहीं डूबेगा, पर लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट रिस्क दोनों है इन प्रोडक्ट्स में भी। तो फिक्स डिपॉजिट्स, कॉर्पोरेट डिपॉजिट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अलग अलग तरीके के रिस्क जिसको निवेशक को ध्यान में रखना चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये होता है कीर्तन कि डेट में निवेश का सही तरीका है क्या? क्या ये बिल्कुल एकदम सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि हाँ, डेट में पैसे डाल दिए और हो गया काम? ऐसे कई सारे निवेशक हैं जो अपना कहीं से भी पैसा मिलता है उन्हें, चाहे बोनस मिला हो या फिर एक मुश्त रकम कहीं से मिली है या फिर अपनी सेविंग्स ही सही, वो बैंक से उठाकर एफडी में डाल देते हैं सारी की सारी।
क्या ये एक सही तरीका है? क्या विद इन डेट भी डाइवर्सिफिकेशन या फिर एलोकेशन किया जा सकता है? अगर मैं एक फॉर एग्जांपल कंजर्वेटिव निवेशक का ही एग्जांपल आपसे समझूं तो। स्वाति, एब्सोल्युटली आपने पॉइंट सही आइडेंटिफाई किया है। देखिए, निवेशक जो गलती करते हैं वो यही है कि डेट में एक साथ पूरा पैसा किसी भी एक प्रोडक्ट में डाल देते हैं। मेरे हिसाब से ये उन्हें नहीं करना चाहिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स में आप सबने सुना होगा कि डाइवर्सिफिकेशन और एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करेगा? तो वो 80% पैसा अपना डेट में डालेगा और 20% पैसा इक्विटी में डालेगा। अब मान लीजिए अगर मेरे पास 100 रुपए है एज अ निवेशक और मुझे 80% पैसे डेट में लगाने हैं, तो क्या ये पूरे 80% में एक ही फिक्स डिपॉजिट में डाल दूंगा? मेरे हिसाब से नहीं। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को, कि आप 3 बकेट्स बनाइए। सबसे पहला आपका बकेट है जिसे आप कहेंगे लिक्विडिटी बकेट या लिक्विडिटी पोर्टफोलियो। ये ऐसा पोर्टफोलियो है जिसमें आपने पैसा लगाया है इस ऑब्जेक्टिव से कि आपको कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो यहां से आप निकाल पाए। तो मान लीजिए अगर 100 रुपए में से 80 रुपए आप डेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 80 रुपए का 10% यानी 8 रुपए आप लिक्विड पोर्टफोलियो में रखिए। कहाँ निवेश कर सकते हैं आप? म्यूचुअल फंड्स की ओवरनाइट स्कीम या लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं। अब दूसरा बकेट होगा आपका कोर पोर्टफोलियो। अब कोर पोर्टफोलियो ऐसा पोर्टफोलियो है जहां पर आप जितना रिस्क लेना चाहते हो और आपको जितने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, उस तरीके की निवेश या उस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो या बकेट है। तो मेरे हिसाब से आपके डेट इन्वेस्टमेंट का 70%, यानी मान लीजिए 80% जो आप डेट में लगाने वाले थे, उस 80% का 70%, 55 से 60% पैसा कोर डेट पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, ये आपका फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये आपका पीपीएफ हो सकता है। फिक्स डिपॉजिट में इसलिए बोल रहा हूँ कि आज भी ऐसे बैंक्स हैं जो आपको 6.5 से 7.15% तक फिक्स डिपॉजिट में भी दे रहे हैं। तो वो आपका कोर पोर्टफोलियो हो गया। और पीपीएफ तो मेरे हिसाब से हर किसी के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए थोड़ा। और एक तीसरा बकेट होना चाहिए आपका जिसे आप कहेंगे टैक्टिकल पोर्टफोलियो, राइट? इसका मतलब है आपके 100 रुपए में से 80% आपको डेट में डालने थे, आपने 10% डाल दिया लिक्विड में, 70% डाल दिया कोर में। अब बचा हुआ 20% आप डालिए एक तीसरे बकेट में जिसे आप कहेंगे टैक्टिकल पोर्टफोलियो। अब टैक्टिकल पोर्टफोलियो एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो शायद थोड़ा सा रिस्क लेगा, पर उसकी वजह से आपके ओवरऑल डेट पोर्टफोलियो में रिस्क नहीं बढ़ेगा, पर रिटर्न जरूर बढ़ेगा, क्योंकि आप टैक्टिकल पोर्टफोलियो में सिर्फ 20% पैसा डाल रहे हैं। तो आपके 80% का 20% यानी 15-16% पैसा आप टैक्टिकल पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। तो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में लो ड्यूरेशन फंड में पैसा लगाइए इस टैक्टिकल पोर्टफोलियो के। ओके। तो 3 बकेट्स डेट पोर्टफोलियो के, बेसिकली 3 हिस्से जिसकी हमने बात की, लिक्विडिटी पोर्टफोलियो, कोर डेट पोर्टफोलियो, टैक्टिकल पोर्टफोलियो। जिससे पहले हम ब्रेक पर जाएं, मैं बहुत ही ब्रीफली कीर्तन आपसे जानना चाहती हूँ, जो ये लिक्विडिटी पोर्टफोलियो है और टैक्टिकल पोर्टफोलियो, क्योंकि कोर डेट पोर्टफोलियो में तो लगभग 70% आपका डेट पोर्टफोलियो का हिस्सा है, क्या ये लिक्विडिटी और टैक्टिकल पोर्टफोलियो इंटरचेंजेबल भी है? मतलब उसमें क्या जो प्रपोर्शन है वो कम ज्यादा किया जा सकता है टाइम और नीड के अकॉर्डिंगली? एब्सोल्युटली स्वाति, टाइम और नीड के अकॉर्डिंगली आप उसे थोड़ा सा ऊपर नीचे डेफिनेटली कर सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 10% लिक्विड, 70% कोर और 20% टैक्टिकल, ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है जो इंटरनेशनली फॉलो किया जाता है। पर डेफिनेटली आपके स्पेसिफिक नीड के हिसाब से आप उसे थोड़ा सा ऊपर नीचे ऑल्टरनेटिवली एडजस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद एक कंजर्वेटिव निवेशक, एक मॉडरेट रिस्क निवेशक और फिर एक अग्रेसिव निवेशक के लिए एसेट एलोकेशन की क्या रणनीति उसे रखनी चाहिए और कैसे प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए, ये हम समझेंगे थोड़ी देर में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी गुरु।
मनी गुरु में आज हम समझ रहे हैं कि डेट में निवेश का सही तरीका क्या है। कीर्तन शाह सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से हम बात करें अपने शो में। कीर्तन, तीन टाइप के निवेशक हैं। आपने हालांकि कंजर्वेटिव निवेशक के बारे में थोड़ा बहुत हमें जरूर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से विद इन डेट एलोकेशन किया जाना चाहिए, लेकिन एक ऐसा निवेशक भी होता है जो कि मॉडरेट रिस्क लेता है, और फिर एक ऐसा निवेशक जो कि काफी अग्रेसिवली निवेश करने में ज्यादा यकीन रखते हैं। तो अगर मैं एक बार फिर से कंजर्वेटिव निवेशक से शुरुआत करूं, वो लोग जो कि अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए एसेट एलोकेशन का जो प्रपोर्शन है विद इन डेट और इक्विटी कैसा हो, और जो हमने तीन बकेट्स की बात की है, मतलब विद इन डेट पोर्टफोलियो तीन जो हमने हिस्सों की बात की है, उसमें एक कंजर्वेटिव निवेशक के लिए उसका लिक्विडिटी पोर्टफोलियो, कोर पोर्टफोलियो और टैक्टिकल पोर्टफोलियो में कैसे कैटेगरीज या कैसे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए निवेश के। स्वाति, जैसे हमने कहा कि कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर मेरे हिसाब से ब्रॉडली 80% पैसा डेट में निवेश करना चाहेंगे, 20% इक्विटी में। अब जो 80% उनका डेट में जा रहा है, उसमें से 10% यानी 8% वो लिक्विड पोर्टफोलियो में रखे, जहां पर वो ओवरनाइट फंड्स और लिक्विड फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल है उसमें पार्क कर सकते हैं। उनका 70% पोर्टफोलियो यानी 80 का 70%, तकरीबन 55-56% पैसा कोर पोर्टफोलियो में रखे, जो फिक्स डिपॉजिट्स और पीपीएफ से बना हो, और टैक्टिकल पोर्टफोलियो में 20% रखे, यानी अपने 80% का 20% यानी 15-16% वो म्यूचुअल फंड्स के लो ड्यूरेशन फंड्स में रखे। ये कॉम्पोजिशन मेरे हिसाब से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए सही हो सकता है। ओके, तो टैक्टिकल पोर्टफोलियो लो ड्यूरेशन फंड में कहने की सलाह, मतलब ब्रॉडली हम उनके डेट पोर्टफोलियो का 20% लो ड्यूरेशन फंड में डालने की बात कर रहे हैं। तो एक लो ड्यूरेशन फंड कैसे खास है? अगर हम उसके एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो म्यूचुअल फंड में क्योंकि ये निवेश है, तो क्या कंजर्वेटिव निवेश के लिए टैक्टिकल पोर्टफोलियो में लो ड्यूरेशन फंड कैसा काम करता है? स्वाति, देखिए, टैक्टिकल पोर्टफोलियो का मतलब ही है कि आप थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा रिस्क ले रहे हो अपने बेसिक रिस्क प्रोफाइल से। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हालांकि ऐसा इन्वेस्टर है जो बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता या बहुत कम रिस्क लेना चाहता है, तो उसके मुकाबले लो ड्यूरेशन फंड हल्का सा ज्यादा रिस्की है। पर ये फंड जितना एक छोटा सा किकर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क जो लेकर थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की क्षमता रखता है क्लाइंट के पोर्टफोलियो में, उसके हिसाब से लो ड्यूरेशन फंड एक बहुत अच्छा फंड है। अब लो ड्यूरेशन फंड्स जनरली ऐसे फंड्स होते हैं जो 9 से 12 महीने के बीच में आगे लेंडिंग करते हैं। इसका मतलब जब एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा, तो लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड आगे ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे जो तकरीबन 9 महीने से लेकर 12 महीने तक के लिए लोन्स ले रहे हैं। यानी आज अगर हम किसी एक लो ड्यूरेशन पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आगे किसी एक कॉर्पोरेट को 9 से 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए लोन देगा। अब ये इसलिए थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है कि अगर आप लिक्विड फंड देखेंगे तो वो आगे 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करते या लोन देते हैं, लो ड्यूरेशन 9 से 12 महीने के लिए लोन देते हैं। तो उस मुकाबले ये थोड़ा सा ज्यादा हल्का सा ज्यादा रिस्की है, इसीलिए हम उसे टैक्टिकल पोर्टफोलियो में रख रहे कि ओवरऑल डेट पोर्टफोलियो का सिर्फ 20% पैसा यहाँ एलोकेट हो। ओके, अब मॉडरेट निवेशक की बात करते हैं तो एसेट एलोकेशन में डेट और इक्विटी का कितना परसेंटेज, और लिक्विड पोर्टफोलियो, कोर और अगेन टैक्टिकल पोर्टफोलियो में कैसे कैटेगरीज में निवेश करने की सलाह? स्वाति, अगेन ये एक बॉल पार्क नंबर है कि अगर मैं एक मॉडरेट इन्वेस्टर होता तो मैं 50% डेट और 50% इक्विटी में निवेश करने की कोशिश करता। अब जो 50% डेट है उसको फर्दर हमने 3 बकेट्स में बाइफरकेट किया है। तो लिक्विड पोर्टफोलियो या लिक्विड बकेट में आप वही सेम ओवरनाइट फंड्स या लिक्विड फंड्स में पैसा रखिए 10% तक, पर आपका जो कोर पोर्टफोलियो है वो कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो से थोड़ा अलग होगा। आप 70% पैसा यहाँ रखने की कोशिश करेंगे, पर कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? आप कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करेंगे,
आप लो ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे और पीपीएफ में इन्वेस्ट करेंगे, 70% पैसा आपका, 50% डेट का, और आप टैक्टिकल पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश करेंगे, तो इस तरीके से ये पोर्टफोलियो या ये कॉम्पोजिशन कंजर्वेटिव फंड से थोड़ा सा अलग है। और वैसे ही अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर की बात करें, तो अग्रेसिव इन्वेस्टर मेरे हिसाब से 20% डेट में और 80% इक्विटी में रखने की कोशिश करेंगे। तो अगर जो आपका 20% डेट का पोर्टफोलियो है, उसे आप वापस 3 बकेट्स में डिवाइड कीजिए। आपका लिक्विड पोर्टफोलियो होगा लिक्विड फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स म्यूचुअल फंड्स के। आपका कोर पोर्टफोलियो होगा शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स या पीपीएफ, और आपका टैक्टिकल पोर्टफोलियो जहां पर आप 20% पैसा एलोकेट करेंगे आपके डेट का, वो हो सकता है मीडियम टर्म फंड्स और क्रेडिट रिस्क फंड्स। ओके, तो 3 तरीके के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उनका विद इन डेट कैसा स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए पोर्टफोलियो में, ये कीर्तन ने बताया। हम कुछ फिक्स इनकम स्कीम्स की यहाँ पर थोड़ी चर्चा ज़रूर करें कीर्तन, कि जो बहुत पॉपुलर स्कीम्स है विद इन फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे पीपीएफ है, किसान विकास पत्र है, द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, देन टाइम डिपॉजिट्स, ये सब एक जो कंजर्वेटिव निवेशक है या जो ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं वो ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन क्या ये वाकई हम जिस तरीके के लो इंटरेस्ट रिजीम में इस वक्त हैं और आगे आने वाले टाइम में भी शायद ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ेंगे, तो कितना आपको फ़ायदेमंद लगता है ऐसे तमाम, अगर हम बात करें पोर्टफोलियो में ऐसे कैटेगरीज को शामिल करना, और कितना शामिल किया जाना चाहिए इनफैक्ट? सो स्वाति, जैसे हमने कंजर्वेटिव, मॉडरेट और अग्रेसिव इन्वेस्टर्स की बाइफरकेशन समझी, आपने नोट किया होगा कि मैंने कहीं पर भी पीपीएफ के अलावा किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के प्रोडक्ट्स के रिकमेंडेशन नहीं दिए। इसके मेरे पास दो ही लॉजिक है। सबसे पहले तो आज अगर आप देखें, जैसे मैंने आइडेंटिफाई किया, ऑफ कोर्स एसबीआई, कोटक, एचडीएफसी जैसी बैंक्स बहुत कम इंटरेस्ट रेट दे रही है एफडी में, पर ऐसी भी बैंक्स है, येस बैंक जैसी, जो आज भी 7%, 7.15% जैसी इंटरेस्ट दे रही है। और जैसे आपको पता है 5 लाख रुपए तक ये बिल्कुल रिस्क फ्री है, और ये कवर्ड है, अगर कल उठ के बैंक को कुछ हो जाएगा तो आपका 5 लाख तक पैसा सिक्योर्ड है। तो अब अगर ऐसे ऑप्शंस अगर बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स में अवेलेबल है, तो उसके सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट की ये स्कीम्स शायद उतनी अट्रैक्टिव नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, देखिए पीपीएफ तो ऑफ कोर्स 7.1% इंटरेस्ट दे रहे हैं और वो टैक्स फ्री है, इसलिए ये एक ब्रिलियंट स्कीम है। और आपने देखा होगा कंजर्वेटिव, मॉडरेट और अग्रेसिव तीनों में हमने चर्चा की कि ये होना ही चाहिए। पर अगर आप दूसरी स्कीम्स देख लीजिए, जैसे है किसान विकास पत्र या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम्स या इवन नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट, ये सब के रेट्स आज 6.9 से लेके 5.5 तक है। तो अगर उसके सामने मैं एक बैंक फिक्स डिपॉजिट देखूं, जैसे मैंने आपको आइडेंटिफाई किया कि ऐसी बैंक्स है जो इनसे ज्यादा रिटर्न दे रही है, तो मैं डेफिनेटली बैंक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने की कोशिश ज्यादा करूंगा। क्योंकि दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर आप किसान विकास पत्र देखें या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट देखें, उसका टेन्योर भी बहुत ज्यादा है, 12 साल 5 साल, जबकि मैं बैंक फिक्स डिपॉजिट में 3 साल के लिए लॉक इन भी कम रहेगा और रिटर्न्स भी मुझे ज्यादा मिलेंगे। अब दूसरी सिचुएशन ये मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि बहुत सारे ये जो गवर्नमेंट फिक्स डिपॉजिट्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाले प्रोडक्ट है, उसके सामने म्यूचुअल फंड की डेट स्कीम्स एक बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि आप टैक्स एंगल से अगर इन्हें देखेंगे, तो मान लीजिए अगर आप एक नेशनल सेविंग्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट की बात कर रहे हैं जहां पर आज 5.5% रिटर्न मिल रहा है, और कोई निवेशक 30% के टैक्स ब्रैकेट में है, तो पोस्ट टैक्स उनके हाथ में 3.85 आएगा। बट म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसी स्कीम्स है जो ज्यादा रिस्क नहीं लेती है, पर आपको 6-6.5% के आजू बाजू रिटर्न जनरेट करके दे सकती है, पर इंडेक्सेशन की वजह से उनका पोस्ट टैक्स रिटर्न बहुत ज्यादा सुपीरियर होगा। तो मान लीजिए एक आप फिक्स्ड एक म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं जो 6% तक निवेश में रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, और 3 साल तक अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है, तो उनका पोस्ट टैक्स रिटर्न तकरीबन 5% तक निकल सकता है।
वर्सेस 3.85 जो नेशनल सेविंग्स टाइम डिपॉजिट में मिल रहा है। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पीपीएफ के अलावा इन प्रोडक्ट्स में ज्यादा कुछ निवेश करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है एट दिस पॉइंट इन टाइम। स्वाति, तो बेसिकली डेट में अगर आपको निवेश करना है, आप सिर्फ ये मत देखिए कि आपका पैसा आपने कैसे सुरक्षित आपने इंस्ट्रूमेंट में डाला है, उसके पोस्ट टैक्स जो रेट है आपको कितना फ़ायदा उससे मिल रहा है, रिस्क कैसे किसी तरीके के रिस्क जो हमने आज डिस्कस किए वो आपको एक डेट पोर्टफोलियो में देखने को मिलेंगे। ये तमाम क्राइटेरिया है जो आपको अपना डेट पोर्टफोलियो बनाते वक्त देखना और समझना चाहिए, और इसको बहुत अच्छे से समझाने के लिए कीर्तन बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो इसी के साथ आज के मनी गुरु के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।